हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी और अभी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, जिसमें कि हम प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, इसमें याद करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही इजी, और इससे आप बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। तो चलिएगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पहले भी देख चुके हैं पर अभी भी एक बार यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें हमारी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो सबसे ऊपर रहती है संसदीय व्यवस्था में। और यहाँ पे देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो हमारी कार्यकारी है, ठीक है, जो हमारे कानून लागू करने का जिसके पे काम है, ठीक है, वो विधायिका के लिए जिम्मेदार होती है। विधायिका मतलब कि जो हमारे लिए कानून बनाती है, ठीक है। तो यही हमारी जो संसदीय व्यवस्था की एक विशेषता है, एक प्रमुख है। मतलब कि आपसे कोई पूछे, ठीक है, आप अगर कोई दूसरे देश का पूछे या कोई भी पूछे कि आपके यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है, इसकी प्रमुख भूमिका क्या है, मतलब कि इसका जो एक चीज बताइएगा, तो आपको एक चीज यही बतानी है, जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार होती है, उन्हें अपने कामों के लिए आंसर देना होता है, वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये बाद में आता है कि यहाँ पे हमारी संसद है वो 2 सदन की है, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, ये सब बाद में आते हैं। पहली महत्वपूर्ण भूमिका यही है। अब इस संसदीय व्यवस्था में क्या है कि एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है। तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो तो उनके पास में नाम मात्र की कार्यकारी सारी पावर है। नाम मात्र की क्यों है? क्योंकि उनका सिग्नेचर चाहिए, उनके हस्ताक्षर चाहिए किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए, किसी बिल को लॉ बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए। और वो होते हैं राज्य के प्रमुख। यहाँ पे राज्य का मतलब है हमारे देश से, भारत के प्रमुख हैं, वो भारत वर्ष के प्रमुख हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। और यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री के पास में एक्चुअल जो पावर होती है, आप देखते ही हैं, ये तो आपको भी पता ही है, जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो होती है हमारी प्रधानमंत्री जी के पास में, और वो होते हैं सरकार के प्रमुख। देखिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको कहा जाएगा डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव और डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन किसी को हो जाए, इंग्लिश नेम में डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, ये भी आते हैं, हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको ये याद नहीं रखना है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं कि डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, उनको याद नहीं रखना है आपको भी याद। तो देखिए, राष्ट्रपति में रा आ रहा है और ज्यूरे में री आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में हमारा जो संविधान है उसमें क्या क्या अनुच्छेद, क्या क्या उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मतलब उनका पद किस आर्टिकल में है। तो ये हमारा आर्टिकल 75 बात करता है, और आर्टिकल 75 सिर्फ ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। उसके बाद में हमारे जो संविधान में जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन, नियुक्ति, इनकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, डिटेल में नहीं बताया गया है। पर संविधान आर्टिकल 75 इतना कहता है। देखिए, ये 4 आर्टिकल हैं, आपको इनमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, 4-5 आर्टिकल है, मैं वीडियो खत्म होने तक आपको एकदम याद करा दूंगी, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 75 ने कह दिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। पर एक तो केस हो गया कि सीधा बहुमत मिल गया, ठीक है, जिस नेता को बहुमत मिल गया लोकसभा में, वो वहां पे अपना प्रधानमंत्री बनवा लेंगे। अगर ऐसा भी तो केस होगा कि बहुमत नहीं मिले, ठीक है, एक तो अब तो सीधा हो गया। तो जब कोई बहुमत, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो देखिए, हम ये राष्ट्रपति में देख चुके हैं कि राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है, पर्सनल डिस्क्रिशन का प्रयोग कर सकते हैं, और वो किसी व्यक्ति को, ठीक है, वो जो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है उसे बना देंगे प्रधानमंत्री, और उनसे कहेंगे कि आपको 1 महीने के भीतर, ठीक है, ये टाइम लिमिट भाई याद रखनी है, 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपना संसद में बहुमत दिखाना होगा, आपको संसद में अपनी मेजोरिटी दिखानी होगी, ठीक है। ये एक वाला केस कब यूज करते हैं कि जैसे भाई गठबंधन की सरकार बन जाती है, कुछ बन जाता है, पर जब उनको कोई मेजोरिटी नहीं दिखती है, बहुमत किसी एक पार्टी में नहीं दिखता है, पर जिसके पास में सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं पार्टी के पास में, जिस दल के पास में, तो उनको राष्ट्रपति कहते हैं कि आप अपनी सरकार बना लीजिएगा, पर 1 महीने के अंदर आपको अपना बहुमत दिखाना होगा।
तो भाई पहली बार इस अब कौन क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति ने इसे प्रधानमंत्री के संदर्भ में पहली बार कब प्रयोग किया था? तो इसका आपका देखिए आंसर होगा, इसका जो प्रयोग है वो पहली बार किया था 1979 में, ठीक है। और ये किस लिए किया गया था, जो उस टाइम पे किन्होंने किया था, ठीक है, नाम याद रखना है, नीलम संजीवन रेड्डी। किसने किया था? नीलम संजीवन रेड्डी ने। और ये किसके संदर्भ में किया था? तो चरण सिंह थे, वो गठबंधन के नेता थे, ठीक है, उनको पीएम तब बनाना था, तब ये डिस्क्रिशन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विवेक है, इसको प्रयोग में लाया था राष्ट्रपति जी नीलम संजीवन रेड्डी ने सॉरी। और उस टाइम पे चरण सिंह को बनाया था गठबंधन का नेता, ठीक है। आ गया होगा आपको, समझिए। अब हम आपके देखिए आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि ये क्या होता है कि क्या वो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है कि जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो? तो देखिए अभी आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है ना, कृपया करके थोड़ा पेशेंस रखिए, ये सुनिएगा लेक्चर और आपका देखिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 1997 में हमारी जो एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो कहती है कि एक व्यक्ति, ठीक है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, आप किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के लिए, 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, पर उसे इस समय अवधि के अंदर ही संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, वरना वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कोई व्यक्ति थे, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, कोई भी, मैं क्योंकि किसी का नाम नहीं लूंगी वरना किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो आप किसी कोई ए व्यक्ति है, अब जब चुनाव प्रसार हो रहे हैं तो सबको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये ही बनेंगे पर वो किसी कारणवश वो अपनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत नहीं पाते हैं और वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, मतलब वो लोकसभा के सदस्य बन नहीं पाए और वो राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है, तो इस वाले केस में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा वो 6 महीने के लिए। और इस 6 महीने के अंदर उन्हें या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ज्यादातर इस वाले केस में क्या होता है, वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनना आसान है, लोकसभा का सदस्य बनना मुश्किल है, वहां पे चुनाव होते हैं, लोगों से वोट लेनी होती है, ये सब, ठीक है। आ गया होगा अब आपको समझ। अब हम देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से भी आ सकते हैं और वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री है उनको किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन हो सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन, कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा बताइएगा? आपका आंसर होगा दोनों सदनों में से किसी का भी। तो आपके एग्जाम्पल है, देखिए इंदिरा गांधी जी 1966 में, देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा 1996 में और मनमोहन सिंह जी 2004 और 2009 में, ये राज्यसभा के मेंबर हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए सीधे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के भी, आप सोच रहे हो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य होने के वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब देखिए एक अब सीधा डाउट आ रहा होगा कि इसमें मिनिमम, न्यूनतम आयु क्या है प्रधानमंत्री की? तो देखिए अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि 25-30 हम क्या करें, क्योंकि भाई ये तो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी, और हम पढ़ चुके हैं लोकसभा के लिए तो 25 उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो देखिए इसमें पूछा है मिनिमम, न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या होगी आप बताइए? देखिए न्यूनतम होगी 25, क्योंकि इन दोनों में तो कम 25 ही है। तो और अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? अधिकतम आयु की कोई सीमा, लिमिट, रेखा कुछ नहीं दी गई है कि कितनी अधिकतम आयु हो सकती है। तो न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 25 वर्ष। अगर आप में से कोई 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, तो इलेक्शन लड़िएगा, जीतिएगा, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके लिए आपको लोकसभा का मेंबर होना होगा, और अगर आप 30 वर्ष के ऊपर के हो तो आप राज्यसभा के मेंबर बन के भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो। देखिए ब्रिटेन में क्या है, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, संसद का जो सिस्टम है वो हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है, बार बार मैं बता चुकी हूँ, अब ब्रिटेन से लिया है। अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक लेक्चर में जितने भी संविधान के स्रोत हैं, जितने मैं आपको बीच बीच लेक्चर में बता चुकी हूँ कि बीच में कि ये वहां से लिया है, इन सबको मैं आपको एक जगह लिख के दे दूंगी। तो आप जैसे आप बीच बीच में पढ़ चुके हो और आप जब एक जगह लिख के देखोगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि इतनी सारी चीजें ये कहाँ से आ गई हैं, क्योंकि ये तो भाई हम पढ़ चुके हैं बीच बीच में, ठीक है। तो देखिए ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा है, ऐसे ही वहां पे उनका निम्न सदन है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, तो उसका सदस्य होना चाहिए वहां पे प्रधानमंत्री को। पर हमारे यहाँ पे दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं।
अब जो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो उनके पद की और गोपनीयता की शपथ वो दिलाते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। और देखिए अब आप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा, उनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष होगा या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से वो काम करेंगे। ये आपको आ गया होगा समझ। या तो देखिए उनकी लोकसभा में मेजोरिटी रहती है, पूरे 5 साल बहुमत रहता है तो पूरे 5 साल काम करेंगे। अगर वो बीच में बहुमत खो देते हैं तो फिर उन्हें राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देंगे, वो त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, यही जो छोटे छोटे चीजें हैं इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से याद रखनी चाहिए। अब देखिए एक और चीज हम अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं कि देखिए हम इसमें पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड चीज है उनको हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का क्या है कि प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें, तो पर आपको अभी यहाँ पे याद रखना है। और तब मैं आपको बीच बीच में भी इनके भी मैं बताऊंगी कि जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे, हेड होंगे, जो चेयरमैन होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो जब मैं आपको नीति आयोग पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे भी बताऊंगी। ठीक है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोला जाएगा, इसके भी जो हमारे अध्यक्ष होंगे वो पीएम होंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके भी अध्यक्ष पीएम होंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके भी जो हमारे हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। और देखिए सबसे जो यहाँ पे मेरे को अभी इंपॉर्टेंट लगता है, मेरे को लगता है एग्जाम में आए ना आए वो अलग बात है, कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो हमारा 2005 है, जिसे बोला जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके अध्यक्ष कौन है। तो भाई देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको सीधा सही ऑप्शन पकड़ना है प्रधानमंत्री। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इस बार इसके एग्जाम में आने के चांसेस क्यों हैं। देखिए हम चांसेस पे ही काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम तो पेपर तो कोई बताएगा। तो देखिए वो कैसे, क्योंकि कोविड-19 कोरोना की वजह से बहुत ही न्यूज में है, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो इसका एक्ट है और इसके जो कमेटी के हेड हैं वो हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और जो अंतरराज्यीय परिषद होती है इसके भी जो हमारे हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक बार आप इनका हल्का सा माइंड में आइडिया रख लीजिएगा और जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके क्या क्या कार्य है हमारे संविधान में, उनको क्या कार्य, क्या शक्तियां दी गई हैं। तो देखिए आपको पहले तो मैं बताऊं, इनको हम भागों में तोड़ के देख लेते हैं। एक तो देख लेते हैं कि मंत्री की जो नियुक्ति, मंत्री परिषद के लिए जो कार्य होते हैं। तो देखिए मंत्री परिषद की जो नियुक्ति और कि उनको किस व्यक्ति को क्या विभाग देना है, क्या पद देना है मंत्री परिषद में, तो ये प्रधानमंत्री तय करते हैं और फिर जाके राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं और नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे 3 शब्दों में अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो नियुक्ति, एक मनोनीत और एक निर्वाचन। तो देखिए निर्वाचन का मतलब है चुन के आना। ठीक है, हम वोट दे रहे हैं, इलेक्शन से वो निर्वाचित होके जाते हैं, वो चुन के जाते हैं। और एक हो गया मनोनीत। मनोनीत का मतलब है कि उन्हें अपने मन से किसी पद को दे देना, राष्ट्रपति जैसे राज्यसभा में दे देते हैं। ठीक है, वो तो हो गए मनोनीत। और एक आता है नियुक्ति, मतलब कि जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ से लोग चुनाव हो गए, कुछ व्यक्ति गए, ठीक है, बहुत सारे, तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति को कहा कि इस वाले व्यक्ति को हमारा प्रधानमंत्री नियुक्त करिएगा। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं नियुक्ति। आ गया होगा आपको समझ। तो जो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्रियों को जो मंत्रालय आवंटित करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री किसको देनी है, होम मिनिस्ट्री किसको देनी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको देनी है, ये सब मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री करते हैं और उनमें फेरबदल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं प्रधानमंत्री का सीधा मतलब क्या है। प्रधानमंत्री को इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाएगा, ठीक है, पीएम। तो देखिए मंत्री तो हो गया, मंत्री तो अब ये हो गए, और जो इनके प्रधान हैं, जो इनके हेड हैं, ठीक है, गांव में प्रधान होते हैं, उसी को प्रधानमंत्री बोला जाएगा यहाँ पे। तो सीधा सा है, जो मिनिस्टर्स के जो हेड है, मिनिस्टर से जो सबसे ऊपर हैं उनको पीएम, प्राइम है जो मिनिस्टर्स में, मंत्रियों में जो प्रधान है वो ही हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वो किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं है तो उसको बोलेंगे कि चलिएगा भैया जी अब आप रिजाइन करिएगा, या बहन जी जो भी है आप रिजाइन करिएगा, त्याग पत्र दीजिएगा, और या राष्ट्रपति को बोलेंगे कि इनको बोलिएगा कि वो त्याग पत्र दें। ठीक है, अब आपको देखिए
ये मंत्री परिषद, अब प्रधानमंत्री जी जो हेड होते हैं, वो जो अध्यक्ष होते हैं, जो उनके प्रधान होते हैं, वो मंत्री परिषद के होते हैं। अभी बिल्कुल हम इसी लेक्चर में मंत्री परिषद बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जो मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। अब ये मंत्री परिषद है क्या, तो देखिए अभी बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, पर मैं अभी यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ क्योंकि नोट्स में यहाँ पे लिखा है, तो कि जो 91, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 91 संविधान संशोधन एक्ट अधिनियम 2003 में ये आया था कि जो हमारी जो मंत्री परिषद है उसका कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा के सदस्यों की। तो अब देखिए सीधा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि ये वाला किस संविधान संशोधन से आया, ये वाला हो गया हमारा 91 और किसके सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों, किस प्रकार के भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको तो सही आंसर पे जाना है। तो लोकसभा कितने से अधिक नहीं हो सकती, 15% से। और ये कब आया, ये हमारा आया 2003 में, ठीक है। ये बता क्यों आया, एक आपने फ्रेज सुना होगा इंग्लिश में जो मतलब कि कम से कम जो गवर्नेंस है, मतलब कि लोग कम से कम होने चाहिए, मतलब और उनका जो कार्य है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कम से कम लोग हों पर वो कार्य ज्यादा करें, क्योंकि जितने ज्यादा एक जगह लोग आ जाएंगे तो उतनी घचड़ पचड़ हो जाएगी कि वो भी अपना चलाएगा वो भी अपना चलाएगा। इसीलिए 15% वाला ये लगाया, क्योंकि फिर वही क्या करते थे हर व्यक्ति कि भाई हमें मिनिस्टर बनाओ हमें मिनिस्टर बनाओ। पहले इससे पहले क्या होता था, क्योंकि मिनिस्टर बनना तो हर कोई चाहता है, हर कोई व्यक्ति को, इसीलिए उनको चुनाव में टिकट देके भी खड़ा कर दिया जाता था और उनको बोला जाता था कि आप हमारी पार्टी को फाइनेंस करें और पैसे दें और आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा। इस प्रकार हर किसी व्यक्ति को मिनिस्टर का लालच ना दिया जा सके, इससे आप देख सकते हो कि 15% से अधिक नहीं रखा जाएगा और इससे कि ताकि आसानी से निर्णय लिए जा सके। और आपको देखिए सबसे एक और चीज याद रखनी है कि जो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे दे किसी भी वजह से, तो मंत्री परिषद है ना वो खुद ही विघटित हो जाएगी। मतलब कि प्रधानमंत्री हेड है, अगर हेड को कुछ हो जाता है, हेड त्याग पत्र दे देते हैं, तो मंत्री परिषद का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, मंत्री परिषद हट जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण होते हैं। आ गया होगा आपको ये समझ। और ये हमारे यहाँ पे जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं वो हमारे होते हैं प्रधानमंत्री। और आपको मैं एक और बात बताऊं, अगर कोई एक, जैसे मंत्री परिषद है अभी हम पढ़ने वाले हैं, मंत्री परिषद में अगर कोई एक मंत्री त्याग दे दे, इस्तीफा दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे दिया त्याग इस्तीफा दे दिया, नया मंत्री आ जाएगा। पर प्रधानमंत्री के केस में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्री परिषद का खुद ही इस्तीफा हो जाएगा, हर व्यक्ति को देने की इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आ गया होगा आपको समझ। तो अब देखिए प्रधानमंत्री से बारे में जो हम अभी कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो उनसे बारे में उनके क्या अनुच्छेद है, तो देखिए अनुच्छेद हमारा जो 74 है, आर्टिकल 74 है, वो बात करता है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 74 ने बात कर दिया मंत्री परिषद के बारे में और जिसका प्रमुख होंगे हमारे प्रधानमंत्री। और हमारा फिर उसके बाद में आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 75 बात करता है, अब यहाँ पे जो मंत्रियों के बारे में बात कर दी 74 में, ठीक है, इतनी। आर्टिकल 75 बोलता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, की जो मंत्री हैं उनके बारे में और क्या क्या अलग चीजें हैं, अलग प्रोविजंस क्या हैं। तो देखिए एक तो इसमें यही हो जाएगा 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति की सलाह पे अन्य व्यक्तियों की, जो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है उनको नियुक्ति करेंगे, वो करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। और इसमें देखिए मंत्री, यहाँ पे मंत्री है, मंत्री भी और प्रधानमंत्री जी भी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तो देखिए आपको मैं एक पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि आपको एक ऐसे टेबल बनानी है एक बुक पे कि इधर लिखना है कि जो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और एक इधर गवर्नर के जो प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, उनके प्लेजर के हिसाब से काम करते हैं। तो आपको उनके नाम यहाँ पे लिखते जाने हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में इन चीजों में तो कोई भाई कंफ्यूजन ना रहे। इनसे क्वेश्चन आ जाए तो हम इनसे तो गलत ना करें, कम से कम बाकी जो नहीं आता वो तो नहीं आता, पर जो आता है उसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए हम अभी आपको ये बता चुके कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है ना वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये बिल्कुल देखिए ये चीजें ही याद रखनी है आपको, यहाँ पे अभी सर्कल करके रख लेना है अपने नोट्स में, ऐसे हाईलाइट कर लेना है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आपके ऑप्शन हो सकते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन। और तब देखिए अभी बहुत इजी लग रहा है, उस टाइम पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इन वाली छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस देना है।
अब आर्टिकल 78 हमारा, आर्टिकल 78 जो हमारा बात करता है वो हमारा बात करता है कि जो मतलब आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जी होते हैं ना, वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के संवाद की मुख्य कड़ी है। मतलब कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद ने कुछ बातें करी, कुछ निर्णय लिया, सोच रहे हैं कुछ, तो ये वाली जो बात है, ये वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को जाके बताएंगे। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी हो जाती है वो हमारे हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी। और आर्टिकल 78 में ही हमारे प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों के बारे में वर्णन है। और देखिए मैं आपको यहीं पे आर्टिकल 75 के बारे में एक और चीज बता दूं। मैंने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, पर उसे 6 महीने के लिए किसी ना किसी सदन के लिए फिर चुनना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मंत्री भी उसे बनाया जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर या कैसा भी मिनिस्टर उन्हें बनाया जा सकता है, पर उन्हें 6 महीने के अंदर किसी भी सदन में चुन के आना होगा। और सामान्य तौर पर वो राज्यसभा में आ जाते हैं। ठीक है, और अब देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पहले किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर वो उसके बाद में हमारे देश के पीएम बने हैं। आपके पास में सबसे अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो नरेंद्र मोदी जी का है कि वो पहले गुजरात के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और फिर गुजरात के सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो फिर बने हैं हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे 6 व्यक्ति हैं अभी तक। उनकी देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, जिसको ठीक लगे ठीक है, बाकी मर्जी आपकी। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी का तो आपको पता ही है, ये नाम तो याद रखने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो लेटेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चरण और देवी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे का स्क्वायर लिखा है और वी का स्क्वायर लिखा है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, इससे तो चरण सिंह हो जाएगा और इस वाले दे से हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, ये रहा देसाई, और इस वाले, और 2 दे हैं क्योंकि एक दे माने तो ये हो गया देसाई और दे का स्क्वायर करा है तो दूसरे दे माने हो जाएगा HC देवगौड़ा। ठीक है, आगे होगा आपको समझ। अब हमने वी का भी 2 स्क्वायर करा है तो इसमें एक वी में हो जाएगा हमारा PV नरसिम्हा राव और दूसरे में हो जाएगा VP सिंह। मतलब पहले तो VP फिर PV, ऐसे नाम उल्टे हैं पर आपको याद रखने, अगर आप एक ट्रिक भी याद रखोगे एग्जाम में आपके पास में ऑप्शन आएगा तो आप अच्छे से याद रखते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करोगे। अब देखिए ये जो मैंने सारे आर्टिकल पढ़ाए हैं, अब दिमाग में खिचड़ी ना बने, वो एक जगह बस आपको इतने याद रखने हैं। समझना तो वो सब था, अभी तक इतना समझा था, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो बस याद ये रखना है। आर्टिकल 74 हमारा बात करता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान आर्टिकल 75 हमारा बात करता है। आर्टिकल 77 हमारा बात करता है कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन कैसे होगा, और आर्टिकल 78 बात करता है प्रधानमंत्री जो कड़ी है वो राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए और मंत्रिपरिषद के बीच की जो सूचना है उसके कड़ी है, और प्रधानमंत्री का दायित्व सीधा आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का दायित्व। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं अच्छे से। यही आर्टिकल है जो जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना पूरा लेक्चर, उसका अभी तक शॉर्ट है, क्रक्स है यही है। अब उसके बाद में देखिए हम बहुत जल्दी से मंत्रिपरिषद पढ़ लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अभी देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति पीएम की सलाह पे। शपथ किसको देते हैं मंत्री, ये देते हैं राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति। अब इनकी योग्यता क्या है मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए, या तो ये लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो। अगर ये किसी के भी मेंबर नहीं होते तो ये 6 माह तक इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, पर इस टाइम में इसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ज्यादातर केस में राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, उत्तरदायित्व, देखिए ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो मंत्रिपरिषद है उसका उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से होता है लोकसभा को, मतलब उनको सामूहिक रूप से तो लोकसभा को जवाबदेही देनी है, बट व्यक्तिगत रूप से मतलब पर्सनल रूप से व्यक्तिगत रूप से उनको राष्ट्रपति को जवाबदेही देनी है। और देखिए आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो संविधान में किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी नहीं है मंत्रियों पर, उनकी किसी भी प्रकार की विधिक जवाबदेही नहीं है, किसी भी लीगल उन्हें कोई किसी कोर्ट में किसी में उनको जवाबदेही नहीं देनी होती है। तो अब आपको 3 चीजें याद रखनी है, उत्तरदायित्व है इनका सामूहिक रूप से लोकसभा में, और व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही है इनकी राष्ट्रपति को, और किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी इनको नहीं दी गई है।
अब आपको यहाँ पे हम देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें 3 तरह के मंत्रियों के विभाग होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री, जिन्हें बोला जाएगा डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, तो देखिए अब आपको हम बताएं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास में विशेष मंत्रालयों के जो चार्ज होते हैं, रक्षा मंत्रालय हो गया, हमारा होम मिनिस्ट्री होगा, गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये जो अच्छे विशेष मंत्रालय हैं, इनके जो चार्ज होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को होते हैं। और राज्य मंत्री को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक, मतलब कि इन्हें कैबिनेट जो ये मिनिस्टर्स है इनकी सहायता के लिए अब मंत्री बना दिया जाता है, और एक इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। अब एक आते हैं फिर उप मंत्री। उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य सिर्फ ये है कि कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में इन दोनों को अगर किसी भी व्यक्ति की जरूरत है तो इसको नियुक्त करा जाएगा। ठीक है, अब आपको आ गया होगा समझ। और आपको देखिए मैं बता दूं, जो ये मंत्री परिषद है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसके बारे में हमारे संविधान में 2 आर्टिकल अनुच्छेद बात करते हैं, आर्टिकल 74 और 75। और जो कैबिनेट मंत्री थे, जो हमारा मूल रूप से जो संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बारे में कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में कोई बात नहीं होती थी। बट 44वें संविधान संशोधन, देखिए CA मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये 1978 में आया था 44वां। तो इसमें अनुच्छेद 352 में इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बात करी है। और ये 352 में इनके एक मतलब जो इसने चीज जोड़ी, ये बोलता है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 352। देखिए थोड़ा ऑड है, थोड़ा अजीब सा है कि भाई मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों के बारे में तो आर्टिकल में बात हो रही है 74, 75, 76 में, बट ये 352 कहां से आ गया? तो देखिए मैं आपको अभी हल्का सा याद दिलाऊं कि हम अभी इमरजेंसी चैप्टर पढ़े हैं इससे पहले, तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि भाई कैसे कैसे इमरजेंसी उस टाइम पे लगाई गई थी 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। तो इस प्रकार से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को उन्होंने एक संवैधानिक वो बना दिया गया, बॉडी बना दिया गया, संवैधानिक निकाय बना दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर, कि उनको संविधान में उनको जगह दे दी गई। देखिए आपको मैं एक थोड़ी सी चीज बताऊं कि अगर किसी चीज का वर्णन संविधान में है ना, तो वो बहुत उनके पास में अच्छी पावर वगैरह आ जाती है। अगर वो संविधान में वर्णन नहीं है तो उनके पास में कोई इतनी पावर होती नहीं है। इसीलिए उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने बिना इनकी सलाह लिए प्रधानमंत्री को बोल दिया था कि राष्ट्रपति को बोल दिया था कि आप नेशनल इमरजेंसी लगाइए। तो ये चीजें अब वापस से कभी फ्यूचर में ऐसी ना घटित हो, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन से 352 में जो अनुच्छेद है उसमें मंत्री परिषद जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब आ गया होगा आपको समझ। तो देखिए अब मैं इनको तीनों को आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले पीएम है, ठीक है, पीएम तो एक ही व्यक्ति होगा, पीएम हेड है। फिर उनसे जो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, वो होंगे हमारे कैबिनेट, ठीक है। और फिर उसके बाद में आते हैं राज्य मंत्री, फिर आते हैं उप मंत्री, और फिर जो सब इन सबको मिला के जो हमारे बोलते हैं उनको बोलते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए मंत्री परिषद में लगभग अंदाजन 60 से 70 मंत्री होते हैं, ठीक है। और कैबिनेट में कितने मंत्री हो जाते हैं? कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है थोड़ा ये समझने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, पीएम और कैबिनेट इन दोनों को मिला के बोला जाता है मंत्रिमंडल। इसे मंत्रिमंडल हिंदी में बोला जाता है, इसे इंग्लिश में कैबिनेट ही बोला जाता है। तो देखिए आपको मैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद इन दोनों चीजों में एक थोड़ा सा हल्का सा अंतर मैं आपको बता दूं। तो देखिए मंत्रिमंडल तो वो है जो एकदम से प्रधानमंत्री के करीब है। आपको दिख रहा होगा, देखिए जितना घेरे में जो पीएम के करीब है उतना ही वो वास्तव जो हमारी सरकार है उसमें प्राइम मिनिस्टर के करीब होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं कैबिनेट। फिर उसके बाद में आते हैं राज्य मंत्री, फिर उसके बाद में उप मंत्री, ठीक है। तो जो वास्तविक जो कोई भी निर्णय लेते हैं ये पीएम और कैबिनेट के मिनिस्टर ही मिलके लेते हैं। तो देखिए मंत्री परिषद में तो 60 से लगभग 70 मंत्री होते हैं, बट इनका जो एग्जैक्ट नंबर है कि ये कितने होंगे ये संविधान में नहीं है।
तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मंत्री परिषद के जो मंत्रियां हैं, मंत्री बनेंगे, उनका जो संख्या है उसको संविधान में दे रखा है? तो नहीं दे रखा है। ये अपनी मर्जी से कभी कैबिनेट मिनिस्टर कुछ घटा बढ़ा देते हैं, राज्य मंत्री कुछ घटा बढ़ा देते हैं, या उप मंत्री भी कुछ घटा बढ़ा लेते हैं। पर सामान्य तौर पे मंत्री परिषद 60 से 70 मंत्री होते हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो 15 से 20 के करीब होते हैं। सामान्य तौर पे मैं बता रही हूँ, संविधान में ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो है मंत्रिमंडल जो है हमारा, कैबिनेट जो है, ये इसी का तो भाग है, मंत्री परिषद का तो भाग है। आपको आ गया होगा समझ। और देखिए, इसका तो हमारा संविधान में जिक्र था कि ये हमारा आर्टिकल 74 और 75 में इसका वर्णन था। बट जो कैबिनेट, ये जो मंत्रिमंडल है, इसकी जो बाद में इसे संविधान में डाला गया, ये डाला गया 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 352 में, और जो कि 1978 में डाला गया था। और आपको अब आ गया होगा समझ। तो देखिए, ये क्या है, ये जो मंत्री परिषद है, ठीक है, ये वाला जो हमारा मंत्री परिषद है, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्लीज एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। और ये वाले जो मंत्रिमंडल है हमारा, ये मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करते हैं। मतलब कि इनको तो बोल दिया लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, बट इनकी जिम्मेदारी को भी कोई लागू तो करेगा, कोई इनको बताएगा तो सही। तो ये हमारे मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और ये सब है, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप क्लास में मॉनिटर बना दिया, ठीक है। मैं बार बार स्कूल के एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो बच्चों को चुप कराने की जिम्मेदारी भी तो किसी को बार बार याद दिलानी पड़ेगी, जो मॉनिटर है, कि कृपया करके शांत रहिएगा, भी टीचर नहीं आया, आप पढ़िएगा, ये सब जो भी है। तो इसी प्रकार से आप इन चीजों को रिलेट करके समझ सकते हैं। और देखिए, आपने एक और शब्द सुना होगा, आंतरिक या किचन कैबिनेट, जिसे इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है। तो देखिए, ये क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं इसमें। एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, कुछ उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, या उसमें जो मिनिस्टर्स नहीं है वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर के करीबी हैं, वो होते हैं। तो इसको बोला जाता है किचन कैबिनेट, और इसमें 15 से 20 लोग होते हैं। इसलिए किचन कैबिनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये घर पे आ जाते हैं प्रधानमंत्री के, और वहीं पे रह के अपने जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो बनाते हैं। तो जैसे किचन में खाना बनता है, ऐसे ही वो किचन में जाकर निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए उन्हें बोला जाता है किचन कैबिनेट। और ये सबसे ज्यादा न्यूज में कब थी? ये थी जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, क्योंकि उनके लिए एक महत्वपूर्ण और काफी पावरफुल बॉडी हुआ करती थी, क्योंकि इसमें उनके कुछ परिवार के लोग, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स और वो सब मिलके एक निर्णय लेते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कुछ समझ आया होगा और आज का लेक्चर। और देखिए, थोड़ा फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी है प्राइम मिनिस्टर पढ़ना, क्योंकि हम पहले सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में सीएम और जो हमारे जो राज्य स्तर पे जो मंत्री परिषद है, हम वो पढ़ने वाले हैं। वो तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होने वाला है, आपको बिल्कुल वो तो देखते ही समझ आ जाएगा। उसमें तो कोई नोट्स बनाने की वगैरह की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादातर आपको अगर कोई आर्टिकल लिखना है तो मुश्किल से वो इतना ही, एक पेज पे भी, आधे पेज पे भी आप लिख के सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद हमारा राज्य में है, वो आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम आपको बता दें कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 17 में ये बताया था। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, आज प्रधानमंत्री पढ़ लिया, मंत्री परिषद पढ़ लिया, और ये अब हमारा बचता है इसमें भी केंद्र के अधिकारी और महान्यायवादी, ठीक है। और इसमें हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं। अभी हम इसमें मुख्यमंत्री और ये मंत्री परिषद निपटा लेंगे, और ये वाले टॉपिक भी हम कर लेंगे। इसमें हम राज्यसभा पढ़ चुके हैं, लोकसभा पढ़ चुके हैं, मतलब हमने संसद पढ़ लिया। विधानमंडल में हमने विधानसभा, विधान परिषद पढ़ लिया। तो अब आपको पता चल रहा है कि देखिए, हमने कितना सारा पढ़ लिया है। और अब हमारा बचता है ये थोड़े टॉपिक, और इधर हमारी बचती है पूरी न्यायपालिका। और न्यायपालिका को हम सारा 1 या 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी या 3 की, जितने की भी जरूरत पड़ेगी, इसको हम अच्छे से निपटा लेंगे। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए, हमने पॉलिटी का कितना सारा पोर्शन कवर कर लिया है, और बहुत थोड़ा सा बचता है, वो मैं आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। आप बस मेरे साथ में पढ़ते रहिएगा और लेक्चर रिवाइज करते रहिएगा, और प्लीज प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको एक तो पता चलेगा कि लेक्चर आपके लिए पर्याप्त है और आपको और क्या क्या करने की जरूरत है। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करिएगा, और इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो और आप अपने स्वास्थ्य का और पढ़ाई का दोनों का अच्छे से ध्यान रखते रहें।